नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बेहतरीन हमें हमेशा रहना चाहिए और मज़े भी हमें हमेशा करते रहने चाहिए। अगर आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यानी शिक्षाशास्त्र एजुकेशन को, तो अभी इसलिए कर लीजिए क्योंकि सारे सब्जेक्ट में चैप्टर के टॉपिक वाइज डिटेल में वीडियो आपको इस चैनल पे मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। ये समय है पढ़ाई शुरू करने का। अगर आपने अभी तक पढ़ाई सही तरह से शुरू नहीं की है जैसा आपने पहले सोचा था, तो कर दीजिए और उसमें ये चैनल आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। इसीलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ जो छोटी सी कहा जाता है अक्सर हर यूट्यूब वीडियो में कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपको समय पर सारे नोटिफिकेशंस अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं उस हिस्से में जो हमने पिछले वीडियो में पिछले पार्ट में अधूरा छोड़ दिया था। अधूरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पार्ट का हिस्सा होता है उसकी व्याख्या करना और बाद में उसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करना। तो हमने पाठ की व्याख्या तो बड़ी सरलता से समझ ली थी उस दिन। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो भाई जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और पहले उस वीडियो को देखिए जिसमें कक्षा 9 की हिंदी की आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत आने वाला अध्याय 1 जिसका नाम है दो बैलों की कथा, इसकी हमने बहुत सुंदर व्याख्या को समझा था। आज हम इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे और यकीन मानिए ये वीडियो इसलिए मज़ेदार है उस वाले से भी ज़्यादा क्योंकि उसमें जब हमने कहानी समझी ना, तो अब ये हमारी जांच का अवसर है कि क्या हम प्रश्नों के उत्तर दे पाने में सक्षम है या नहीं है, या हमें प्रश्नों के उत्तर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। लिखा हुआ है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। आपने मूवीज में, वेब सीरीज में शायद कभी कहीं देखा हो कि जो जेल होता है ना, कैदियों को जिसमें रखते हैं वहां पे उनकी अटेंडेंस ली जाती है। ठीक है, आपकी भी स्कूल में अटेंडेंस होती है ना, लेकिन वो जेल नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसलिए ली जाती थी कि भाई गिनती में कोई गड़बड़ी ना हो। कोई जेल से भाग गया तो कैसे पता चलेगा? उसे तो सजा दी गई है तो फिर उसको तो भागने नहीं देना चाहिए, है ना। तो वही स्थिति यहाँ पे भी है। कांजी हौस का मतलब क्या होता है? कांजी हौस का मतलब होता है एक ऐसा पिंजरा जिसमें जो मनुष्यों के लिए जिद्दी पशु माने जाते हैं, है ना, जिनको मनुष्य पसंद नहीं करते हैं कि अरे ये तो बर्बाद कर रहा है, फसलों को नुकसान कर रहा, तो उनको वहां पे रखा जाता है। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि कांजी हौस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। ठीक है, और फिर लिखा है उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। इसका वही मतलब है जो मैंने आपको बताया। ऐसे पशुओं को रखा जाता था जो दूसरे के खेत में घुस गए बिना मर्जी के और फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है अतः कांजी हौस के मालिक का ये दायित्व होता था। दायित्व मतलब होता है जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे और भागने न दे। ठीक है, आगे लिखा है इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। एक संभावित उत्तर हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है, देखिए ये जो उत्तर है ना, ये मेरा अपना उत्तर है, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपने पाठ पढ़ा है ना, तो आप स्वयं से अपना एक उत्तर देने का प्रयास करें। क्योंकि जब आप स्वयं उत्तर देने का प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, तो उससे जो है आपकी क्षमताओं में इजाफा होगा, आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी और भविष्य में आप बड़े बड़े लेख लिख पाने में सक्षम होंगे, है ना। अपनी बात किसी के सामने सरलता से रख पाने में सक्षम होंगे। इसलिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारा जो शब्दकोश है वो बहुत विस्तृत हो जाता है, हमारा जो वोकैब है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत सरल सा प्रश्न है और बहुत सरल सा उत्तर है। क्या लिखा है? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? अब देखिए मैंने आपको बताया था ना चैप्टर में, क्या होता है ना कि हम जब किसी से अचानक अनायास प्रेम में पड़ जाते हैं ना, हमें किसी के ऊपर दया आ जाती है या प्रेम उमड़ पड़ता है ना, जिसको हम नहीं जानते, तो उसके पीछे की जो वजह है ना वो ये होती है कि दुख जो है दोनों में वो परिचित होता है।
ये सबसे बड़ी वजह होती है। और ये लड़की के साथ क्या कहानी थी कि इसकी जो माँ थी वो नहीं रही, सौतेली माँ इससे बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी और इसको ऐसा लगता था कि वो जो दो बैल हैं हीरा और मोती, वो भी बेचारे अपने मालिक से बिछड़ गए हैं और उनके साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है। तो दोनों का जो दुख है ना, वो एक दूसरे से परिचित था। इसलिए लड़की को क्या थी, दया भाव थी, इन दया भावना थी लड़की के मन में इन बैलों के प्रति। अब उत्तर में देखिए इसको कैसे लिखना है शब्दों में पिरो के। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, जैसा व्यवहार हीरा और मोती के साथ होता था। फिर इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। उन्हें दिन भर वो खेत में खेत जोतना होता था और वो जो गया था वो मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा उनके सामने डाल देता था। यानी ये तो वही बात हो गई कि दिन भर मेहनत करो, गधा हमाली करो और शाम को भोजन का जब समय आया रात को तो वो भी ढंग का नहीं। तो छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति लगभग एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया और आप तो जानते हैं कि वो उसे उन बैलों को रोज 2 रोटी भी डालाती थी, है ना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद बच्चों का जो मन होता है ना, जैसे आप अभी विद्यार्थी हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं, क्लास 9th में हैं, तो आपका भी जो मन है ना उसमें भी बहुत छल या कपट नहीं है ना। आप भी किसी को देखते हैं कि किसी को मदद की आवश्यकता है तो आपका ऐसा मन करता है इसकी हेल्प कर दें, और होना चाहिए। ये जो क्वालिटी है ना, ये लाइफ अलोंग हमारे साथ रहनी चाहिए, पूरे जीवन भर हमें हमारे अंदर ये विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन यकीन मानिए बहुत ही सरलता से लिखा हुआ है और आपको जब पाठ आपने समझ लिया है तो ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। लिखा है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। ठीक है, नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। अब ये जो नीति विषयक मूल्य है इसको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है कि इस कहानी के माध्यम से निम्न लिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। सबसे पहले लिखा है सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है, बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। अब देखिए, आपने नीति जब शब्द आप सुनते हैं आपने शायद चाणक्य नीति का नाम सुना होगा, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, जब किसी भी देश को चलाया जाता है ना तो वहाँ पे नीतियों की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो नीति जो है ना वो क्या है, जो हमारे मूल्य होते हैं जिन्हें हम खास तौर से नैतिक मूल्य भी कहते हैं, है ना, वो क्या है, वो है कि हमें इंसानियत, जो धर्म है सबसे बड़ा, वो सबसे पहले इंसानियत है। हमें एक इंसान होना है सबसे पहले, ठीक है, बाकी बातें जो हैं वो बाद में आती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से मूल्य ऐसे हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया है कि जो बैल है ना उनकी दशा देखकर हमें ये समझ में आया है कि अगर बहुत ज़्यादा हम सीधे रहेंगे ना तो लोग हमेशा हमें झुकाने का प्रयास करते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध बात आपने शायद सुनी होगी कि जो पेड़ जंगल में एकदम सीधे खड़े होते हैं ना उनका कटना सबसे पहले तय होता है, क्योंकि उनकी लकड़ी सीधी सीधी होती है और सबको उसकी आवश्यकता पड़ती है फर्नीचर के लिए, घर बनाने के लिए, अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए। और जब बहुत तेज तूफान आता है ना, आंधी आती है, तो क्या होता है, जो वृक्ष एकदम ऐसे तन कर खड़े रहते हैं ना सीधे, जो बोलते हैं कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, उनके साथ भी एक परिस्थिति बनती है कि जो तूफान आता है ना वो उनको गिरा देता है पेड़ों को। और जो घास होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो झुक जाते हैं। जो पेड़ झुक जाते हैं ना हवा के साथ में, वो पेड़ बच जाते हैं। तो बस यही बात है, सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। अत्यधिक यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा सहनशीलता जो है वो महापुरुषों का गुण है। हम में होना ही चाहिए सहनशीलता, पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने हमको कुछ बोल दिया और हम पलट के तुरंत जवाब देने लगे। सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये अत्यधिक सहनशीलता होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख कह देते हैं या फिर गधा कहा जाता है, ये पहली सीख है। दूसरी सीख क्या है, इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। और पहले बिंदु के रेफरेंस में दूसरा बिंदु लिखा है कि मनुष्य को हमेशा अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने खुद के स्वयं के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो भविष्य में जिनकी जिंदगी, जिनका जीवन हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे परिवार वाले,
उनके अधिकारों का संरक्षण कैसे कर पाएंगे? तो वो हमें इसी दुनिया में रहते हुए सीखना होता है। समय परिस्थिति के अनुसार हम सब सीख भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला बिंदु है कि आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है और इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है आपका स्वतंत्र होना। आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, आपका मन कर रहा है कि आपने पढ़ाई कर ली, अब और आपको पढ़ाई नहीं करनी है और अब आपको थोड़ा सा आराम करना है, थोड़ी देर मोबाइल चलाना है 10-15 मिनट और फिर आपको एक छोटी सी नींद लेनी है। और ऐसे में कोई आपसे कहे कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आपको अभी 1 घंटा और पढ़ना है और उसके बाद हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, आपको आपके मन से काम करने नहीं दिया जाए, तो आपकी आज़ादी के अधिकार का ये क्या है? हनन है और आपको पसंद नहीं आएगा। पिंजरा कितना भी अच्छा हो, सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन आज़ादी होती है। पिंजरा होता है, कैद होती है, हमें वहाँ रहना पसंद नहीं है। इसीलिए लिखा है कि आज़ादी जो है ना, वो सबसे बड़े मूल्यों में से एक माना जाता है और हमें हमेशा इसका संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो लिखा हुआ है कि इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अंतिम बिंदु क्या लिखा है? समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। ध्यान रहे, जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो हर तबके ने, समाज के हर तबके ने, तबका मतलब हर स्तर अलग अलग है ना, काम करने वाला खेतों में, चाहे वो किसान हो या लोगों के घरों में काम करने वाले लोग हों, जिनके घरों में काम कर रहे थे वो काम करवाने वाले लोग हों, सेठ जी हों, है ना, बड़े लोग हों, उद्योगपति हो, सब लोगों ने मिल करके उसमें समर्थन किया। क्योंकि आज़ादी किसे नहीं चाहिए? क्योंकि हमारा जो देश है वो तो एक परिवार की तरह है, वसुधैव कुटुंबकम हम बात करते हैं। तो समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी क्या करना चाहिए? आज़ादी की लड़ाई में सहयोग प्रदान करना चाहिए, डट कर आगे आना चाहिए। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। बड़ी सरलता से बताऊं, 4 बिंदु ध्यान रखने हैं। पहला, सहनशीलता होना। अत्यधिक सहनशीलता होना क्या है? पाप है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अपने अधिकारों के लिए हमें संघर्षरत रहना चाहिए निरंतर। तीसरा ये है कि आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है और इसे प्राप्त करने के लिए जो बन पड़े वो करना चाहिए। और चौथा बिंदु क्या है कि समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आगे आकर आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। ये 4 बिंदु तीसरे प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। अब ये चौथा प्रश्न है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है इस कहानी में जो अभी हमने पढ़ी थी, 2 बैलों की कथा, इसमें जो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनका असली नाम क्या है? धनपत राय, है ना। मुझे उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे। इन्होंने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्छ प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? अब देखिए, ये शायद थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गया है ना, प्रश्न में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि प्रेमचंद ने जो गधे के बारे में बताया है ना, उसकी विशेषताओं को इंगित करते हुए, याद है अध्याय की शुरुआत में कहा है कि यह एक निरापद पशु है ना। तो देखिए, निरापद मतलब होता है एक मायने में सुरक्षित। तो अब देखिए क्या लिखा है कि गधा जो है वो सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। अब हम क्या उम्मीद करते हैं लोगों से होने की, कि जो उनसे कहा जाए वो बात हमारी माने और बहुत मेहनती हों, ये सब चीज़ें। लेकिन वो कब संभव है? जब वो प्राणी बुद्धिहीन हो। अब ये एक लाइन लिखी है, गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं, बड़ी सरलता से कह देते हैं तो गधा है, उसको तो कुछ भी नहीं आता, कहते हैं ना, ऐसा सुना होगा आपने। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। रूढ़ का मतलब होता है कि अब उसी शब्द का प्रयोग किया जाने लगा उस एक शब्द की जगह, ठीक है। ये व्याकरण भाग जब हम पढ़ेंगे तो इसमें विस्तार से पढ़ेंगे कि रूढ़ क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लेखक है कौन? प्रेमचंद, उन्होंने इसे सही नहीं माना है। अब वो सही क्यों नहीं मानते इस बात को कि किसी मूर्ख को गधा कह दे? क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को कभी हानि नहीं पहुंचाता। आपने देखा होगा कि कभी ऐसा सुनने में आया कि गधे ने व्यक्ति की हत्या कर दी, जान ले ली, ऐसा कोई एकाध मामला भी शायद आपने न सुना हो, है ना। तो ये है। और गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं,
है ना। कुत्ते के काटने की खबरें आए दिन अखबारों में, न्यूज़ में आप पढ़ते रहते होंगे, है ना। बैल से भी डरने की आवश्यकता है, क्योंकि बैल जब तक ठीक है तब तक ठीक है, लेकिन जब वो क्रोध में आता है तो आपने कुछ रील्स देखी होगी, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप देखते होंगे कैसे वो उठा उठा के पटक देता है बड़ी बड़ी गाड़ियों को, है ना, व्हीकल्स को, बाइक को। ठीक है, तो गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता। गुणों के विषय में वह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि गधा मारता ही नहीं, है ना। गधा अपनी पिछली लात का प्रयोग करता है मारने के लिए। तो कभी प्यार, ये चैप्टर पढ़ के प्यार से आप गधे के पास जाने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे भी नुकसान हो सकता है। खैर, तो यहाँ पे लिखा है कि गुणों के विषय में वह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। ऋषि मुनियों के गुण क्या होते हैं? ऋषि मुनि कौन है? एक सरल भाषा में अगर कहा जाए तो ऋषि मुनि कौन होते हैं? ऋषि मुनि वे लोग हैं जिन्होंने एकांत में रहकर या संसार में रहकर अपने मन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। अब मन में अगर नियंत्रण स्थापित करेंगे तो क्या होगा? जो मन के लक्षण हैं, जैसे क्रोध करना, ठीक है, लालच करना, झूठ बोलना, छल करना, तो इन सभी पे क्या हो जाएगा? नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, क्योंकि ये सब मन ही तो हमसे करवाता है। तो ऋषि मुनियों के लक्षण गधे में भी पाए जाते हैं, क्योंकि गधा तो क्रोध नहीं करता। गधा तो अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहता, उसका तो मालिक जो बोलता है वो वैसे ही करने लगता है ना। उसकी पीठ पर कितना भी बोझ लाद दो, बोलते हैं चलो, तो वो चलने लगता है। तो वो ये सारे गुण जो है, सहनशीलता, है ना, कर्मठता, ये सब कुछ गधे में ऋषि मुनियों के गुण है, ऐसा यहाँ पे हमें लेखक ने बताने का प्रयास किया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। किन घटनाओं से पता चलता है, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे यह पता चलता है क्या कि जो हीरा और मोती हैं उनमें गहरी दोस्ती थी? ठीक है, अब देखिए कुछ 3-4 घटनाओं का जिक्र होगा। इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी है जिनसे ये पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी और पक्की दोस्ती थी। सबसे पहली घटना कौन सी है? दोनों एक साथ गाड़ी में आते जाते थे, ठीक है, गाड़ी जोता करते थे, है ना। यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर आकर उसके अपने कंधे पर आए। ठीक है, क्या होता है ना, जब हम दो दोस्त हैं, मान लीजिए बहुत पक्के दोस्त हैं, और दोनों एक साथ कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास क्या होगा? अगर हमारे साथ दोस्ती बहुत पक्की है तो हम ये चाहेंगे ना कि अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा कष्ट ना हो, अगर उसे किसी चीज़ से समस्या हो तो ये हीरा मोती के अंदर भी था। ठीक है, इसके बाद में दूसरी घटना क्या है? दूसरी घटना ये है कि गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया। वह हल, रस्सी, जुआ जो सब लेकर भाग पड़ा, उससे हीरा का कष्ट देखा नहीं गया। सिनारियो क्या बनता है कि पहले तो वो रोक लेता है उसको कि भाई गुस्सा नहीं करते, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन बाद में जो समझा रहा था उसी को जब डंडा पड़ा तो फिर ये मोती से सहा नहीं गया। ठीक है, वो जो था उसके पास में सब लेकर दौड़ पड़ा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? तीसरी घटना, है ना। तीसरी घटना के बारे में लिखा हुआ है कि जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को क्या करने लगे? ठेलने लगे। यानी क्या होता है, आपने देखा होगा जानवर जो है ना वो आपस में कुछ इसी तरह से खेलते हैं, ठीक है। और अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। ठीक है, क्या होता है आपको पता है ना, कई बार हम दोस्त आपस में हंसी मजाक करते हैं, और हंसी मजाक करने में फिर क्या होता है ना, कई बार लड़ाई होने की स्थिति आती है। एक सीमा है जो पार भी हो सकती है ना। हालांकि बहुत बेस्ट फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो भलाई इसी में है कि उस समय अपने आप पे नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए और मौन धारण कर लिया जाए, ठीक है ना, ताकि रिश्ता बचा रहे। तो वो स्थिति यहाँ पे हुई तीसरी घटना में। अब चौथी और पांचवी घटना को समझते हैं। चौथी घटना क्या है? जब उनके सामने विशालकाय सांड आकर खड़ा हो गया। वो दोनों के सामने नहीं, सीन में सांड आ जाता है सामने, ठीक है। तो क्या करते हैं फिर? उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ दिया और उसका मुकाबला किया। अब ऐसा नहीं कि वो दोनों आपस में खेल रहे थे या लड़ रहे थे तो उनके बीच दुश्मनी हो गई, अब कोई तीसरा उसका फायदा उठा ले। हाँ, ऐसा नहीं है। क्या हुआ? जब वो विशालकाय सांड सामने आया तो उनको समझ में आया कि अब हमें एक योजना बनानी है, और योजनाबद्ध तरीके से फिर उन्होंने उसका सामना किया। और सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सिंग चुभा देता। वो सांड जैसे ही एक बैल को मारने का प्रयास करता तो दूसरा बैल, जो दोनों में से एक है, वो क्या करता?
उसकी जो देह थी, उसका जो शरीर था सांड का, उस पर अपने सींग चुभा देता था। इस तरह से आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। और पांचवी घटना क्या है कि मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। तब क्या हुआ, हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया, वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। चाहता तो वो भाग सकता था, लेकिन दोस्ती तो यही है कि हम अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़कर न भागें, मरते दम तक उसका साथ दें। ठीक है, तो समझ में आया आपको कौन कौन सी घटनाएं हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छठी घटना की। देखिए, ये जानबूझकर यहाँ पे लिखा गया है ताकि आप अलग अलग एग्जाम्पल से समझें, अलग अलग घटनाओं के द्वारा जो पाठ में घटी हैं अपने उत्तर को सामने प्रस्तुत करें प्रश्नकर्ता के समक्ष। लिखा है, कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली। फिर क्या हुआ, उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम जो बचा हुआ था, जो वो नहीं तोड़ पाया था, उसको पूरा किया और फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। उसे छोड़कर विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में वो भागा नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है? प्रश्न क्रमांक 6 लिखा हुआ है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ना, जब कोई लेखक कोई कहानी लिखता है, कोई कविता लिखता है, तो उसकी जो विचारधारा है ना, वो उसमें ज़रूर प्रकट होती है, क्योंकि वो उसी के विचारों का तो परिणाम है, उसी के मनन और मंथन का ही तो नतीजा है कि उसने लेखन की प्रतिभा को निखारा और लेख हमारे सामने प्रकट किया, दुनिया के सामने, है ना। तो मुंशी प्रेमचंद का जो जीवन है ना, जब कभी आप पढ़ेंगे उनके जीवन के बारे में, तो बहुत संघर्ष और बहुत दुख में बीता है। और जब आदमी के जीवन में संघर्ष ज़्यादा हो, दुख ज़्यादा हो, परिस्थितियां जो है वो ऐसी बन रही हो जो उसके अनुसार ना हो, जैसा वो चाह रहा था वैसी परिस्थितियां ना हो, तो ऐसे समय में, मुसीबत के समय में ना, उसकी प्रतिभा में निखार आता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो यही कुछ मुंशी प्रेमचंद के साथ भी हुआ और उन्हें समाज को समझने में आसानी मिली, दुनिया के व्यवहार को वो बड़ी प्यार से समझ पाए और जान पाए कि दुनिया जो है वो कितनी दयालु है और उसी समय कितनी निष्ठुर भी है। ये सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलती है। लेकिन कठिन समय में तो जो कमज़ोर वक्त होता है ना, वो मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही मजबूत बना देता है। तो अब उन्होंने जो हीरा है उसके माध्यम से स्त्री के प्रति क्या मनोभाव जो है वो प्रकट किए, उसे यहाँ समझना है। तो औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा के इस कथन के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि प्रेमचंद जो है वो नारी जाति के प्रति बहुत ही आदर और सम्मान की भावना अपने मन में रखते थे, सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का क्या करती है, निर्वहन करती है। आप देखेंगे नारी के कितने सारे रिश्ते होते हैं ना, बहन है, माँ है, बेटी है ना, पत्नी है, और वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो शब्द आए हैं त्याग, है ना, आपने देखा होगा कि बड़ी आसानी से हमारे घर में जो हमारी मम्मी है ना, वो सेक्रीफाइस कर देती हैं, त्याग कर देती हैं, है ना, बच्चों की खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए, है ना। फिर आगे लिखा हुआ है दया और ममता। ठीक है, कोई घटना है, मान लीजिए कोई न्यूज़ चल रही है या कुछ हो गया, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो मम्मी है वो कई बार, नहीं रे वो तो बेचारा ऐसा था, दया, ममता की भावना। ठीक है, हमारा कोई दोस्त भी एकदम से घर में आ जाता है, हमारे साथ में कभी आता है, तो मम्मी जब उसको देखती हैं या वो मम्मी से मिलता है, तो फिर मम्मी एकदम से नहीं पूछती कि बेटा तुमने कुछ खाया वगैरह, इस टाइप से होता है ना ऐसा। तो वो और सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। जब परिस्थितियां कैसी हो, विपरीत हो, तो ऐसे में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव कभी कभी आ भी जाएं, तो क्या होता है, इससे उसकी गरिमा जो है वो कम नहीं हो जाती। ठीक है, और ना उसके सम्मान में कमी आती है। अब कभी कभी अगर मम्मी ने हमारी गुस्सा कर भी दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे मन में उनका जो सम्मान है वो कम हो जाएगा, है ना, या परिवार में, ऐसा कभी नहीं होता। क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताऊं ना, ऑफिस में जाना, काम करना,
फिर भी बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन घर में ना गृहस्थी संभालना, एक एक गिलास को उठा के उसकी सही जगह पे रखना, एक एक कटोरी चम्मच का ध्यान रखना कि उसकी सही व्यवस्थित जगह क्या है, ये काम बहुत धैर्य वाला है। जहाँ छोटी छोटी चीज़ों को हमें बहुत धैर्य के साथ सही और व्यवस्थित ढंग से रखना है। फिर एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखना, किसे खाने में क्या पसंद है, किसे खाने में क्या नहीं पसंद है ना। घर को व्यवस्थित रखना, साफ सुथरा रखना, ये पुरुषों के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। मैं मुंशी प्रेमचंद का ही कहना है कि पुरुष जो है ना, उसमें अभी भी पशुता के कुछ गुण विद्यमान हैं। वो पूर्ण रूप से जो है अभी इंसान नहीं बना है, ठीक है। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए, ठीक है ना। और वो जब नारी जाति का सम्मान करते हैं ना, तो उनके भीतर भी जो है मनुष्यत्व का जो गुण है वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होते चले जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। जानबूझ के मैं ऐसे शब्द आपके सामने प्रयोग करता हूँ जिसमें थोड़ी हिंदी है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ शब्द जो है ना, जब कोई बात आपको मेरी समझ में आ रही हो तो वहां पे आप उस शब्द को समझने का स्वयं से प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 7 है। क्या है? किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया गया है? किसान जीवन वाले समाज में, ऐसा समाज जहाँ पे अत्यधिक लोग जो है, संख्या जो है वो क्या है, कृषि पर निर्भर है अपनी जीवनचर्या के लिए, है ना। तो वो किसान वाला हो गया। तो किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया गया है? तो क्या बताया है कि पशु जो है वो मनुष्य के पेट भरने के लिए जो संसाधनों की हम बात करते हैं उनमें से एक बन गया था। सोचिए कि आपका परिवार चलाने के लिए एक पशु है जिसको आपने पाला और वो सहायक सिद्ध हो रहा है। मान लीजिए आपने गाय पाली और गाय दूध देने लगी और लोग दूध थोड़े ठीक ठीक दाम पे खरीदने लगे और उससे जो है आपके घर का खर्चा चलने लगा, तो वो पशु का महत्व तो आपके लिए बढ़ ही जाएगा। आप सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका ख्याल रखें। एक तो ये वाली बात हो गई स्वार्थ वाली, और दूसरी हमारे घर में ना अगर कोई भी रहने लग जाए तो उससे हमारा एक रिश्ता बन जाता है। तो जब बात हो ऐसे समाज की जो किसान जीवन व्यतीत कर रहा हो, तो पशुओं के साथ ना एक आत्मीय बंधन बन जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि आपसी संबंध बहुत गहरे रहते थे और आत्मीय रहते थे। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं सदैव से, और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। झूरी कांची जो कैरेक्टर है कहानी में, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे थे, हीरा और मोती। मैंने बताया था कहानी की शुरुआत में कितने अच्छे नाम है हीरा और मोती। नाम से पता चलता है कि उन दोनों का उसके जीवन में क्या महत्व है। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आकर खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। यानी उसके आंगन में जब आए और गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है जब ऐसा कुछ होता है तो। फिर आगे लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं जैसा वो मनुष्य के साथ करते हैं या अपेक्षित है उनके लिए कि मानव हमसे करे। प्रश्न क्रमांक 8 हमारे सामने है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। आलोक मतलब प्रकाश डाली, कभी प्रश्न आपने देखा होगा ना इस विषय पर, प्रकाश डालिए। तो आलोक मतलब उसकी ज्योति में, इस बात को ध्यान रखते हुए। तो 10 प्राणियों की जान बच गई। अब आपने देखा था ना, उनने दीवार तोड़ दी थी और पशुओं को भगा दिया था।
इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला था। परोपकारी मतलब क्या होता है? परोपकारी एक होता है उपकार करना, यानी किसी को जरूरत है और हमने उस पर एहसान किया, उपकार किया। और परोपकार मतलब होता है बिना स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए सामने वालों की सहायता करना पूरे मन से, उसे परोपकार कहते हैं। तो वो उसका स्वभाव कैसा था, इससे पता चलता है कि उसका स्वभाव जो है मोती का, वो परोपकारी है। और परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता है, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में भी दर्शाता है। मन में नहीं रखता, अब अरे यार हमारे देश से गरीबी क्यों नहीं जा रही, लोगों की मदद करना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, हम घर में बैठ के ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन हमसे जब कोई मदद मांगे तो हम मना कर देते हैं, अरे नहीं नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मोती के वो चीज़ व्यवहार में भी थी, ऐसा नहीं सिर्फ परोपकारी स्वभाव मन में ही था, व्यवहार में उसके झलकता था। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है। क्यों? ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है, वह कांजी हाउस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता है। वह आशावादी भी है, उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। आशावादी होना एक बहुत छोटी सी कहानी है कि दो भाई थे, दोनों का जन्मदिन था, दोनों जुड़वा थे, दोनों को अलग अलग कमरे में ले जाकर शाम के समय गिफ्ट दिए गए। जब एक भाई ने अपना गिफ्ट खोला तो उसमें देखा छोटी मोटे कार, खिलौने, ये सब सारी चीज़ें थी। तो देखिए ये भी कोई गिफ्ट है, छोटी छोटी कार मुझे दे दी चलाने के लिए, क्या मैं अभी भी इतना छोटा बच्चा हूँ कि उसमें ज़रूर मेरे भाई को कुछ और दिया होगा। और दूसरा जो बक्सा था, दूसरे भाई ने जब खोला तो उसमें क्या था, उसमें घोड़े की लीद थी। लीद का मतलब आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप पता करें कि लीद का मतलब क्या होता है। तो वो लीद जैसे ही देखता है तो खुश हो जाता है कि अरे लगता है घोड़ा भी यहीं कहीं होगा, पापा मम्मी ने मेरे लिए घोड़े की व्यवस्था की है। तो आशावादी होना ना आपको हर परिस्थिति से बाहर निकाल देगा, यानी अच्छा सोचना। जब आप अच्छा सोचते हैं तो मन में कॉन्फिडेंस आता है, आप मेहनत करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, और जब आप मेहनत करते हैं तो परिस्थितियों को बदलने की हिम्मत आपके अंदर आ जाती है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि वो आशावादी भी है। ठीक है, उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। लिखा हुआ है आशय स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले लिखा है अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हीरा मोती की जो स्वामी भक्ति है वो इतनी ज़्यादा प्रबल साबित हुई, और उनके भीतर जो गुण थे वो इतने ज़्यादा प्रबल साबित हुए मानव समाज के समक्ष कि डाउट करते हैं, डाउट पैदा होता है कि मनुष्य के अंदर जो है ना इन गुणों की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। हर मनुष्य में ऐसा नहीं होता। उसे एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। चलिए, वो एक रोटी जो बच्ची उन्हें डालती थी, ठीक है। अब सबसे पहले अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हम कहते हैं ना कि मनुष्य तो जीवों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, सब पे तो नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो वो भी इन गुण से वंचित है। लिखा है हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, बात नहीं करते थे। हम कहते हैं ना अपने दोस्तों से कहते हैं कि भाई तू मेरा पक्का दोस्त है, देख लेना जब मौका मिलेगा मैं तेरी मदद करूँ, वो तो बेचारे कह नहीं सकते थे, है ना। तो व्यवहार से प्रकट करते थे, समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे एक दूसरे के लिए। और यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ तो मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब इसमें लिखा हुआ है कि हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, दिन भर मेहनत करता था, रात को सूखा भूसा देता था, तो इसलिए वे बहुत ही ज्यादा क्या थे, क्षुब्ध थे। लेकिन तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी, यानी बहुत ज्यादा वो अपने आप को सिकुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा दुखी महसूस कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ, इसलिए वो क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी लाकर दे दी। वो तो बेचारे मजबूर थे, और उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, लेकिन क्या हुआ, उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। ठीक, चलिए, अब आपके मन में ऐसा प्रश्न उठता होगा ना कि चलिए बोल रहे हैं तो कहाँ चलने की बात हो रही होगी। प्रश्न क्रमांक 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों दिया? यहाँ पे लिखा हुआ है
गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। लिखा हुआ है वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, या लिखा हुआ है उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। क्या लगता है आपको कौन सा विकल्प सही होने वाला है? कमेंट बॉक्स में तो आप ज़रूर बता ही देंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं भी आपको बता दूँ, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, प्रश्न 11, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। शोषण के खिलाफ आवाज भी उठाई और प्रताड़ना भी सही ना उन लोगों ने, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ। तो हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तर्क यानी लॉजिक। तो अब देखिए, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध है। ठीक है, कि शोषण नहीं होना चाहिए। शोषण मतलब अधिकारों का किसी के हनन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई तथा डंडे भी खाए। फिर काजी हौस में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में भी पड़े। ठीक है, उन्हें भूखे भी रहना पड़ा। तो क्या होता है ना बच्चों, जब आप देखते हैं ना खेत में जब फसल लहलहाती है तो उसके पीछे की वजह होती है वो गेहूं के अनाज के वो दाने जो ज़मीन में सड़ते हैं, जिनके सड़ने की वजह से पौधा जन्म लेता है और फिर इतनी सारी फसल लहलहाती है, खुशनुमा वातावरण बनता है। ये प्रकृति का नियम है। जब तक कि आप अपने आप को तपाएंगे नहीं, गलाएंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कि संघर्ष की अग्नि में नहीं तपेंगे, जब तक कि आप में निखार नहीं होगा। तो ये वो परिस्थितियां थी जिसने हीरा मोती के गुणों में और निखार लेकर के आ गए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जब उन्होंने विरोध किया इन सब चीज़ों का, सामाजिक कुरीतियों का, बुराइयों का, तो उन्हें भूखे रहना पड़ा, बंधन में बंधना पड़ा। ये प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या? मेरा विचार है कि हीरा और मोती का ये कदम बिल्कुल ठीक था, क्योंकि लड़ाई हमें लड़नी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कष्ट पहुंचेगा, बाद में लोग हमारा विरोध करेंगे। नहीं, एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा किसी को मदद करना, हमारी किसी की सहायता करना, ये हमारे भीतर छुपी प्रकृति का सबसे बड़ा सत्य है। और सत्य के बारे में आप जानते हैं कि सत्य जो है वो प्रताड़ित हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। तो हमेशा हमें सत्य की राह पे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो लिखा है कि कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वे कोई प्रतिक्रिया न करते तो उनका खूब शोषण होता, उन्हें गिड़गिड़ाकर मन मारकर अपने मालिक की गुलामी हमेशा करनी पड़ती। देखिए, अगर वो विद्रोह नहीं करते, उसी गुलामी वाले जीवन में मजबूरी में फंसे रहते कि अरे मेरे से तो क्या ही होगा, तो क्या वो कभी अपने मालिक तक पहुंच पाते? नहीं, और उनका जीवन बर्बाद हो जाता। वे अपने दर्द को व्यक्त भी किसी के सामने नहीं कर पाते, परंतु अपना विद्रोह प्रकट करके उन्होंने क्या किया? मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय तो उत्पन्न कर ही दिया था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 1-2 यानी 12 पर। क्या लिखा हुआ? एक प्रश्न आपने सुना होगा ना कि बताइए घड़ी में जब तीनों कांटे 1 और 2 के बीच में हो तो कितना बज रहा था? तो जवाब दे दीजिएगा 12 बज रहा था, क्योंकि 12 में 1 और 2 है। ठीक है, लिखा है क्या आपको लगता है कि ये कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? बिल्कुल करती है। हीरा मोती ने अपनी परतंत्रता से मुक्ति पाने के लिए, यानी गुलामी से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह से नाना प्रकार की कठिनाइयां सही, नाना मतलब बहुत सारी, और मृत्यु के करीब जाकर भी बच निकले, तो वे अंततः अपने घर वापस आ गए। इससे क्या पता चलता है? इससे यही संकेत मिलता है। ठीक है, जो प्रश्न में पूछा गया है कि क्या आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? बिल्कुल। और हीरा मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तुड़ाकर आ जाते हैं, वे दोबारा गया के घर जाते हैं तो उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है। ठीक है, फिर और भूखा भी रहना पड़ता है। वहां से भागने पर उन्हें सांड रूपी मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है। ये हमने कहानी में बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, अंत में कांजी हाउस में बंद होना, कसाई के हाथों बिकना, और फिर आप देखते हैं कि परिस्थितियां ऐसी बनती है कि इसके उपरांत भी बचकर झूरी के पास वो आ जाते हैं। जब कसाई उन्हें लेकर जा रहा होता है, अचानक वो अपना घर देख लेते हैं, है ना, फिर खुशी से झूम उठते हैं, है ना, और आधी आज़ादी की लड़ाई की ओर ये सब चीज़ें संकेत करती है। ठीक है, हमने प्रेमचंद के बारे में भी पढ़ा था ना, जब उनका परिचय पढ़ा था, तो कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था, है ना, वो शिक्षा विभाग में पदस्थ थे। अब है प्रश्न क्रमांक 13, भाषा अध्ययन के अंतर्गत है। बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ।
ही भी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, तो ही का प्रयोग हुआ, भी का प्रयोग हुआ। तो ये जो ही भी है ना, वाक्य में इस बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। कौन सी बात पर? कि ऐसे शब्दों को जहाँ पे ये जब जोर देते हैं ना, जहाँ ही लगा कि बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही और भी में बड़ा फर्क है। मैं ही करूँगा, मैं भी करूँगा। जब मैं कहता हूँ मैं ही करूँगा तो मैं ही करने वाला हूँ, मैं अकेला हूँ, स्वतंत्र हूँ, कोई साथ देने वाला नहीं। लेकिन मैं भी करूँगा, इसका मतलब होता है कि मेरे साथ और भी लोग हैं जो ये कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं ना, ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ, ये बताता है हमारे ओवर कॉन्फिडेंस को, जो हमेशा हमें गड्ढे में गिरा देता है। लेकिन मैं भी कर सकता हूँ और लोगों ने भी किया है, मैं भी कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास को बताता है, ये कॉन्फिडेंस को बताता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं निपात। तो जब ये शब्द सामने आए निपात, तो उदाहरण में आप ही और भी को दे दीजिएगा जो शब्दों में जोर देने का प्रयास करते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें निपात का क्या हुआ हो, प्रयोग हुआ हो। ये देखिए, ही, दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और रथ ही बैठते। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य बना दिया मतलब बोलते ना, गण्यमान नागरिक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे, यही उनका आधार था। कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता था। अभी देखिए, ये जो 5 वाक्य यहाँ पे लिखे हुए हैं, यही उनका आधार था, कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता था। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और रथी बैठते थे, साथ ही बैठते थे, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, ही का प्रयोग यहाँ पे किया गया। अब भी की अगर बात करें तो कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। ये पाठ के अंदर से छाट कर लिखे हुए हैं। उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी न दिखाई देती। गधे का एक छोटा भाई और भी है, एक मुंह हटाता तो दूसरा भी हटा लेता था। और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, इस तरह से। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 14 पे। लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है, रचना के आधार पर, जब रचना की जाती है, बनाया जाता है वाक्य को, तो उसके आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ठीक है, यानी प्रकार, और उपवाक्य छाटकर उसके भी भेद लिखिए। सबसे पहले लिखा है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, जाग गए। ठीक है, तो अब देखिए, अगर वाक्य भेद की बात करूं तो ये एक मिश्र वाक्य है। हम जब व्याकरण वाला हिस्सा पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको वाक्यों के भेद के बारे में विस्तार से बताऊंगा, है ना, कि सरल वाक्य कौन से होते हैं, मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये एक मिश्र वाक्य है। उपवाक्य की अगर मैं बात करूं, इसमें जो सब सेंटेंस है, जो हिस्सा है, एक मुख्य वाक्य है ना, जिसको आप विषय कह सकते हैं, और एक उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, ये जो बात का हिस्सा है वो उपवाक्य के अंतर्गत आता है। और भेद की अगर मैं बात करूं कि ये वाक्य कौन से प्रकार का है, तो यहाँ पे लिखा है कि ये संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, दूसरा जो वाक्य है, क्या लिखा हुआ है? सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। एक दड़ियल आदमी, आदमी की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है? देखिए, मिश्र वाक्य है और जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी, विशेषण वाक्य है, विशेषता बताई गई। ठीक है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, इसके बाद में है, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। मिश्र वाक्य है, गया के घर से नाहक भागे। संज्ञा उपवाक्य को यहाँ पे ये प्रदर्शित करता है, क्योंकि नाम आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, हीरा, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, अब यहाँ पे तो आ गया है। ठीक है, यानी ऐसा वो करेगा, यानी पहले वाली जो स्थिति है उस पर निर्भर है दूसरी स्थिति। ठीक है, अब देखिए, मिश्र वाक्य है, तो बिकेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, बिकना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्या? अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। शायद इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्रिया विशेषण उपवाक्य,
ठीक है, तो वे मारे न छोड़ता। क्रिया की विशेषता बताई गई है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कहानी में जगह जगह मुहावरे का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब देखिए, कहानी में बहुत सारे मुहावरे हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको किताब में कहानी ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, तो ये मुहावरे आपके सामने आए होंगे। जैसे एक है जी तोड़ काम करना। जी तोड़ काम करने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय श्रमिक जी तोड़कर काम करते हैं, यानी बहुत मेहनत करना, मन लगा के मेहनत करना। ठीक है, जितनी हो सके। इसके बाद में दूसरा है गम खा जाना। गम खा जाना मतलब जो अपनी तकलीफ़ें हैं, अपना दर्द है, अपनी परेशानियां हैं, है ना, उनको स्वयं ही क्या कर लेना, उन पर नियंत्रण स्थापित कर लेना, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के मजदूर इतने स्वाभिमानी हैं कि वे गम खा जाते हैं, हाय तौबा नहीं मचाते। किसी के सामने प्रदर्शन नहीं करते कि हाय हमें कितना दुख है, कितनी तकलीफ़ है, देखो आओ हम कितने बेचारे हैं। ऐसा लिखा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ये दुनिया उसी को सम्मान देती है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। यानी बात जब भी आपके अधिकारों के हनन की होगी तो आप चुप नहीं बैठेंगे और आप ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है दांतों पसीना आना। क्रिकेट के मैदान से कुत्ते को बाहर खदेड़ने में माली को दांतों पसीना आ गया। ठीक है, अब आप जानते हैं ना दांत में पसीना आना मतलब क्या? दांतों पसीना आना मतलब ये है कि भाई एक अलग उसमें देखा जाए तो नानी याद आ जाना, है ना। यानी कहने का मतलब है कि मैदान से जब कुत्ते को बाहर करना हो, इतना बड़ा मैदान है क्रिकेट का, है ना, कुत्ता तो कहीं भी भाग सकता है। तो लिखा हुआ है कि माली को दांतों पसीना आ गया। फिर है कसर उठाना। कसर उठाना मतलब क्या है कि मालिक के कहने पर हम हर काम कर देते हैं, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं उठा सकते लगते। ठीक है, तो यहां पे मुझे लगता है कि अभ्यास वाला हिस्सा जो है वो हमारे अध्याय का समाप्त होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है, देखिएगा, आपको कई सारी जगहों पर कई सारे ऐसे संसाधन मिल जाएंगे जो जब आप चाहेंगे, आपके पास तो मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, जिस प्रश्न का उत्तर आप चाहें उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, जब आपका शरीर मेहनत करता है, जब आपकी बॉडी मेहनत करती है तो उससे आपकी बॉडी ही स्ट्रांग होती है ना। क्या ऐसा नहीं होता? आप जब डेली व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, दौड़ने भागने जाते हैं तो उससे आप ही स्वस्थ होते हैं, आप ही फिट होते हैं। तो फिर जो दिमाग हमारे शरीर के अंदर है, कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो ये जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, इसको आप कैसे मजबूत बनाएंगे? पाठ स्वयं पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर स्वयं से देने का प्रयास करेंगे। जितने ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर आप दिमाग से सोच के लिखने का प्रयास करेंगे, शुरुआत में हो सकता है आपका उत्तर उतना सही ना हो, लेकिन वो आप स्वयं से देने का प्रयास करेंगे तो यकीन मानिए एक दिन आप अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। फिर कोई भी प्रश्न आपके लिए आपके जीवन की कठिनाई नहीं बनेगा। तो बहुत ज़रूरी है स्वयं से मेहनत करना। ठीक है, जल्दी हमारी मुलाकात होगी नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए बने रहिएगा शिक्षास्त्र एजुकेशन के साथ में। और अभी इस वीडियो की लिंक को साझा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस अध्याय को, इस जानकारी को। बाकी मिलेंगे जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।